गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है थ्योरीज। थ्योरीज मतलब यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो सारे का सारा डिस्कशन किया IUPAC नोमेनक्लेचर पे कि किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है उसके कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं उसके बारे में। अब यहाँ से कुछ ऐसी थ्योरीज आई जिन्होंने हमें डिफाइन करके दिया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, कैसे हम उनकी रिप्रेजेंटेशन करें, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यदि हम बात करें कौन कौन सी थ्योरीज है, तो सबसे पहले थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर। वर्नर नाम के साइंटिस्ट जिनको बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पहला जो कॉम्प्लेक्स दिया था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो दिया था वो वर्नर ने ही दिया था और इन्हीं के बेसिस पे इनकी एक थ्योरी का नाम दिया गया वर्नर थ्योरी। पहली थ्योरी आई। उसके बाद इनकी जो भी लिमिटेशंस थी, जो भी चीज़ें थी, जो भी पॉइंट्स थे वो ये डिफाइन करके चले गए। उसके बाद आते हैं हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो VBT जिसको हम डिफाइन करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, जिसमें हम ये देखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, किस तरीके से लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल की तरफ और कैसे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था वो सारा एक्सप्लेनेशन किया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या हम ये कह सकते हैं CFT के द्वारा। तो हमें ये 3 डिफरेंट थ्योरीज पढ़नी होती तो एक लिगेंड फील्ड थ्योरी भी है, लेकिन हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि वो आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। तो हमें डिस्कस करना है दैट इज वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले अगर यदि हम बात करें वर्नर थ्योरी की, तो वर्नर थ्योरी क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करता है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। वर्नर्स थ्योरी क्या होता है, वर्नर थ्योरी क्या कहता है हमें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वर्नर थ्योरी हमें एक्सप्लेन करके देते हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन करके, एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, मतलब रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो हमें एक्सप्लेन करता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके से अरेंजमेंट देने लग रहा है, किस तरीके से वो अरेंज्ड है, उसके अंदर जो भी लिगेंट है या हम ये कह सकते हैं उसका जो भी काउंटर आयन है वो किस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। सबसे पहली चीज़ तो उसने ये बोली, क्या, ध्यान से सुनना, इसके 2-3 पॉइंट्स थे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बोला कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है ये वहाँ पर ही वैलिड है, ये थ्योरी वहीं पे वैलिड है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फेयर हमेशा के लिए पॉजिटिवली पार्ट बनता रहेगा। पॉजिटिवली पार्ट मतलब कोऑर्डिनेशन स्फेयर हमेशा आगे लिखा मिलेगा, हमेशा। इसके बाद में काउंटर आयन हो सकता है लेकिन ये हमेशा पॉजिटिवली पार्ट मिलेगा, नेगेटिव पार्ट के लिए वैलिड नहीं है, नेगेटिव पार्ट कभी नहीं बनता है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना इस चीज़ के लिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने डिफाइन किया रिप्रेजेंटेशन से प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को। अब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी हमने जो पीछे जो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं उनमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। हम यहाँ पे भी दोबारा से डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। अब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या थे, क्या कॉन्सेप्ट थे जो हमें ये बताते हैं कि इसके प्राइमरी वैलेंसी तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिफाइन करेगा और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी हमें डिफाइन करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो उन्होंने क्या चीजें एक्सप्लेन की, कोऑर्डिनेशन स्फेयर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज तो होगा लेकिन किस तरीके से होगा, कैसे बनेगा। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिए, कुछ पॉइंट्स लिए और उनमें से कुछ नोट करने की कोशिश की। क्या क्या नोट किया, क्या क्या समझा उसने। उन्होंने ये समझा कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर बनेगा उसके अंदर हमारे पास 2 तरीके के लिगेंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लिगेंड्स कह सकते हो या फिर वो जैसे काउंटर आयन बनेंगे तो काउंटर आयन हो सकते हैं। दो तरीके के कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड, ध्यान से समझना है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं या फिर वो न्यूट्रल कंपोनेंट हो सकते हैं।
न्यूट्रल कंपोनेंट। दो तरीके के कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या वो न्यूट्रल हो सकता है। अगर यदि मुझे कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाना है, मुझे कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, कोई भी कंपोनेंट दे दिया, उसमें आयंस दे दिए, तो सबसे पहले मुझे उसमें ये अज्यूम करके चलना है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 6 होगा, और मुझे इस 6 को सेटिस्फाई करना है। और सेटिस्फैक्शन इस 6 का हमेशा पहले कोशिश ये करेंगे, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी वो सेटिस्फाई करेंगे, वो वाले पार्ट नेगेटिवली और न्यूट्रल में से वो पार्ट सेटिस्फाई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रल होंगे। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उनसे सेटिस्फाई करवाएंगे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर फिर भी कोई गैप बचता है तो फिर उसके बाद में नेगेटिवली चार्ज आता है। कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, उसको समझते हैं। कैसे उन्होंने ये चीज़ डिफाइन की, तो उन्होंने लिए कुछ एग्जाम्पल्स मतलब जैसे उन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन करके दिया कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, CO जो कोबाल्ट है, इसके पास में क्लोरीन है, इसके पास क्लोरीन है और इसके पास में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। ठीक है, हमें इसका कोई भी एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो उनका सबसे पहली चीज तो डिफाइन करना ये था कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके सराउंडिंग में हमेशा कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके सराउंडिंग में 6 लिगेंड्स को अप्रोच करवाओ, 6 लिगेंड्स को। और वो जो 6 लिगेंड्स होंगे वो भी कोशिश ये करो कि पहले न्यूट्रल आए, न्यूट्रल ऑक्यूपाई करें। अगर 6 नहीं हुए हैं तो फिर उसके बाद में आप चार्ज्ड आयन को या चार्ज्ड लिगेंड को, और चार्ज्ड में भी कौन सा, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अटैच करो। ठीक है, कैसे, देखो यहां से अगर यदि मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्या बना, मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना दैट इज कोबाल्ट। अमोनिया कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो 6 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो मैंने 6 लिख दिया और ये बन गया। देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने मेटल ले लिया, उसके साइड में मैंने 6 लिगेंड्स को अटैच कर दिया, और अटैच कर दिया मैंने लिख दिया। देखा मेरे पास में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, और जो भी पार्ट फिर बचेगा, जो भी आयंस बचेंगे उनको बाहर मेंशन कर दो, ऐसे लिख दो। ये पॉइंट उन्होंने सबसे पहली चीज बोली जिसको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। जैसे अगर मान लो वो कहते कि यहाँ पे मेरे पास कोबाल्ट है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है और मैंने 5 मॉलिक्यूल अमोनिया के ले लिए। ध्यान से समझना इस चीज को, 5 मॉलिक्यूल्स मैंने अमोनिया के ले लिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, और कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है मुझे CO, 5 अमोनिया हैं तो मैंने अमोनिया लिख दिया दैट इज NH3 का होल 5। लेकिन अब 6 नहीं हुआ है, और 6 नहीं हुआ है तो मुझे पहले 6 बनाना पड़ेगा, तो 1 क्लोरीन और लिख दिया, 5 और 1 6, तो 2 क्लोरीन बचे, उनको मैंने बाहर लिख दिया। पहला पॉइंट उन्होंने यहां से ये डिफाइन किया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे मेंशन करना है, उन्होंने इस चीज को, टर्म को डिफाइन किया। अब उन्होंने इसी चीज के बेसिस पे उन्होंने 2-3 चीजें और बताई। क्या क्या, कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करें इसकी, ये भी हम बनाएंगे, लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के साथ में इस चीज़ को डिफाइन किया कि रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे करना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने से पहले अगर यदि मैं बात करूं, मेरे पास कोई भी एक मेटल है जो सेंटर में रखा होगा, वो सेंटर में रखा है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे रखा है। इसके साइड में सबसे पहले तो डार्क लाइन, एक डार्क लाइन होती है, एक डार्क लाइन बनेगी, और वो डार्क लाइन से हम हमेशा पहले अटैच करने की कोशिश करेंगे न्यूट्रल लिगेंड को। जो भी न्यूट्रल लिगेंड होगा उसको हम हमेशा, ध्यान से समझ रहे हैं इस रिप्रेजेंटेशन को, बड़े ध्यान से समझ लेना। मेटल होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा,
वो डार्क लाइन से इंडिकेटेड होगा, किसके साथ में, किसी भी न्यूट्रल लिगेंड के साथ में, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। दूसरा बोला, अगर यदि नेगेटिवली चार्ज्ड लीगेंट है, नेगेटिव चार्ज्ड लीगेंट है, तो उसको डार्क लाइन से प्लस डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे, दोनों के मिक्सचर से। अगर यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चार्ज्ड लीगेंट है, चार्ज लीगेंट का मतलब भाई नेगेटिवली चार्ज्ड ही तो है, अगर यदि वो नेगेटिवली चार्ज्ड लीगेंट है तो उसको हम डार्क लाइन प्लस डॉटेड लाइन दोनों से इंडिकेट करेंगे, दोनों से। क्लियर है। और तीसरा पॉइंट बोला, अगर यदि वो लीगेंट ना होने के बजाय वो बाहर है, मतलब काउंटर आयन है, तो उसको हम हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। जो भी काउंटर आयन होगा, काउंटर आयन या नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल जो भी होगा वो बाहर रखा होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होगा, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। मतलब उन्होंने 3 रिप्रेजेंटेशन हमें दिए। कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, इसको समझते हैं। इसी के बेसिस पे उन्होंने हमें 2 टर्म्स दी। 2 टर्म्स देने का मतलब कौन कौन सी, एक जिसको बोला, थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिफाइन करता हूं। जो उन्होंने बोला, एक तो था वर्ड प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्या है? तो उन्होंने बोला सबसे पहली चीज, प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है या उस चीज को बोलते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करे, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करेगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन करेगी? जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख लिया, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोई भी, कोबाल्ट दैट इज NH3 का होल 6 Cl3 मान लेते मेरे पास ये कोई भी कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश की, किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। क्लियर है। अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो मेरे पास 3 क्लोरीन है जिनके ऊपर चार्ज है, अमोनिया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से वेरी होगी, किसके द्वारा? काउंटर आयन के द्वारा। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी केवल और केवल ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करती है। जो लीगेंट, अगर मान लो यहाँ पे बीच में कोई लीगेंट होता तो वो क्या होता? जो ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कोबाल्ट है NH3 5Cl, ये Cl2। अब देखो ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों पे चार्ज है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे भी डिपेंड कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे भी डिपेंड कर रही है। तो जो पार्टिकल्स ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफाइंड होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसीज। पहला पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे पहुंचे तो दूसरे पॉइंट पे ये बोला गया कि जो ये पार्ट है प्राइमरी वैलेंसी के लिए, हमने इसको लिया काउंटर आयन को। ठीक है, काउंटर आयन को लिया। अगर यदि हम ये बात करें कि काउंटर आयन जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये जो काउंटर आयन है, अगर यदि मैं इसको आयनाइज करने की कोशिश करूं, आयनाइज्ड, तो क्या होगा? तुरंत डिसोसिएट होगा। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मैंने इसको किसी भी सॉल्यूशन में डाला तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से टूट सकता है, बहुत आसानी से डिसोसिएट होगा, मतलब ये आयनाइजेबल है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइज्ड होती है, आयनाइजेबल होती है। तीसरे पॉइंट इसी के लिए जो बोला गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने बोला, वो ये बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज से सेटिस्फाइड होती है, नेगेटिवली चार्ज से सेटिस्फाइड होती है, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं है प्राइमरी वैलेंसीज के लिए न्यूट्रल लिगेंड कभी बाहर नहीं आएगा। ऐसा नहीं लिख सकते हम इसको CONH3 और Cl3 और फिर इसके बाद में बाहर लिख दे NH3, कभी नहीं, कभी नहीं। ध्यान से सुन लेना इस बात को। नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई करेगा, हमेशा प्राइमरी वैलेंसी को नेगेटिव चार्ज स्पेसिफाई करेगा, नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो गया?
एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये 2-3 पॉइंट्स उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी के बारे में डिफाइन किए। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो दूसरी तरफ उन्होंने बोला सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी, किसको बोला गया, कैसे डिफाइन किया गया? तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने बोला सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर को, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, जो लिगेंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब उसके अंदर देखो ध्यान से, मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना, वो बना CONH3 का 5Cl, ये भी बन रहा है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है CONH3 का होल 4Cl2, और इस तरीके से Cl बार भी है। और एक मेरे पास में CONH3 का होल 6 और फिर Cl3। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर न्यूट्रल भी लिगेंट है, न्यूट्रल लिगेंट भी है, चार्ज्ड लिगेंट भी है, नेगेटिवली चार्ज्ड भी है। तो मतलब दोनों तरीके के लिगेंट्स प्रेजेंट है। तो मेरे पास सेकेंडरी वैलेंसी में जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो लिगेंट्स कैसे हो सकते हैं? दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। वो मे बी न्यूट्रल हो सकते हैं और मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं। मतलब दोनों टाइप के लिगेंड्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। किसको? किसको? सेकेंडरी वैलेंसी को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को भी नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा जिसी को हम आगे समझेंगे, स्ट्रक्चर बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चलो। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पार्ट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है ये, क्या ये कभी डिसोसिएट होगा? अगर यदि मैं इसको आयनाइज करने की कोशिश करूंगा तो क्या ये डिसोसिएट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं टूटेगा। और नहीं टूटेगा, ये वाला पार्ट टूटता है, ये नहीं टूटता है पूरा। दैट मीन्स नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल। क्लियर हो गया एकदम? तो ये उन्होंने दो तरीके के डिफरेंसेस दिए, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब उसी को सेटिस्फाई करने चलते हैं, उसी को सेटिस्फाई कैसे? जो स्ट्रक्चर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया, उस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया। वो ये कि अगर मैं किसी भी मेटल को, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पार्टिकल पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन करता है। न्यूट्रल लिगेंड कंप्लीट तरीके से सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन करेगा, वो प्राइमरी वैलेंसी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। बात क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं इसी के साइड में डॉटेड जो लाइन है, जो कि काउंटर आयन के लिए बनी है, किसके लिए? काउंटर आयन के लिए, वो पूरी तरीके से प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन करेगी, पूरी तरीके से प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन करेगी। किसी भी कंपाउंड का जो प्राइमरी वैलेंसी होगा उसको पूरी तरीके से डिफाइन करेगी कौन? काउंटर आयन। क्लियर? एकदम क्लियर। लेकिन अब जो पार्टिकल्स दोनों टाइप के बिहेवियर शो कर रहे हैं, दोनों टाइप के मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी भी, सेकेंडरी वैलेंसी भी। अब देखो ये Cl है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बाहर क्लोरीन रखा है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अंदर वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बना रहा है 6, और साथ में क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स इसको हमने बोला कि ये प्राइमरी वैलेंसी को भी डिफाइन करेंगे प्लस सेकेंडरी वैलेंसी को भी डिफाइन करते हैं। यहाँ से हमारे पास में स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करना सीखने को मिलते हैं। कैसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? कोई डाउट नहीं होगा? चलो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। कैसे उन्होंने डिफाइन किया, कैसे हमें एक्सप्लेन किया कि कोई भी कंपाउंड होगा वो कैसे बनाएं। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया CONH3 का होल 6 और बाहर मैंने डाल दिया Cl3।
दूसरा कंपाउंड लेते हैं CONH3 का होल 5 Cl और बाहर मैंने रख दिया Cl2। एक और कंपाउंड बनाते हैं CONH3 का होल 4 Cl2 दैट इज Cl। और भी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं एक लास्ट CONH3 का होल 3 Cl3 और बाहर मैंने डाल दिया C, कोई Cl नहीं। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस मैंने बनाए और उन्होंने चारों कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए और रिप्रेजेंटेशन करके दिया कैसे हम कॉम्प्लेक्सेस को ड्रॉ करें, कैसे करें। देखो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने यहाँ से बनाने की कोशिश की। कैसे बनाएंगे? जो सेंटर में रखा है, सेंटर में कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट है। कितने लिगेंड्स जुड़े हैं? तो 6 लिगेंड्स जुड़े हैं। तो सबसे पहले आप 6 लिगेंड्स को ड्रॉ कीजिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाइए। ये बना दिया हमने। सबसे पहले इसके अंदर जितने भी लिगेंड्स हैं, हमें नहीं मालूम, जो भी लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स को रख दो। NH3 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 और NH3 रख दिया। जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 हैं तो 6 बॉन्ड बनाओ और उसके सराउंडिंग में रख दो। ठीक है, ये तो किसको डिफाइन कर रहे हैं? ये सारे के सारे सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन कर रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर को पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कंप्लीट न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है। क्लियर है? अब बचा मेरा काउंटर है जो प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन करना है तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। Cl 3 बनाने, Cl और दैट इज Cl। तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को अगर यदि बनाए तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं ये हमारे पास में कौन बाहर रखा है, कौन कोऑर्डिनेशन नंबर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखा है, कौन प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सेकेंडरी वैलेंसी है। क्लियर हो गया पॉइंट? एकदम क्लियर हो गया। चलो दूसरा एक कॉम्प्लेक्स देखते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स मेरा ये है, इसके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। वही सेम काम, लिगेंड 6 हैं। चलो कोबाल्ट जिसके चारों तरफ 6 बॉन्ड अटैचमेंट, 6 बॉन्ड अटैचमेंट। 5 NH3 हैं तो 5 NH3 जोड़ दो। NH3 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 5 हो गए। एक क्लोरीन है अंदर तो एक क्लोरीन। लेकिन अगर यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए देखें तो हमारे पास ये Cl है वो अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। और ये कैसा है? चार्ज्ड पार्टिकल है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसको हम डार्क लाइन के साथ साथ डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीके की वैलेंसी दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी और साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो हमने Cl अंदर दिखा दिया। अब बच गए 2 Cl, तो 2 Cl है तो इनको आराम से दिखा दो। जिधर दिखाना है वहाँ पे हम चॉइस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? एकदम एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। एक और देखते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे 2 Cl है, 2 Cl अंदर है, 4 अमोनिया बाहर है, 4 अमोनिया जो कि न्यूट्रल है, 2 क्लोरीन है जो कि अंदर है और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो हमने यहाँ पे डाल दिया, इसके लिए 1 क्लोरीन और डाल दिया। हम इसको एक को साफ कर रहे हैं तो 1 क्लोरीन और डाल दिया। 4 अमोनिया, 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद ये दोनों के दोनों जो Cl हैं, Cl जो प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास में ये क्लोरीन हो गया, ये वाला 2 क्लोरीन जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 क्लोरीन जो केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और 4 अमोनिया जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? एकदम। इसको बना के देखिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। तो फिर हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, सेम काम, कहीं भी एक जगह पे रख दो Cl, दैट इज डॉटेड लाइन। खत्म हो गया पॉइंट। क्लियर? इनका एप्लीकेशन था, बहुत अच्छे एप्लीकेशन इन्होंने दिया और वो एप्लीकेशन ये था कि कंडक्टेंस अगर मुझे किसी भी कंपाउंड में देखनी है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर यदि हमें
कंडक्टेंस देखनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखनी है। तो इनका पहला एप्लीकेशन पार्ट था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हमें ये डिफाइन करवाया गया कि जिस जगह पे, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर ज़्यादा हायर चार्ज, ये तो आपको पता है भाई, जितना ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा, जितना ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयंस ज़्यादा है। कैसे? उन्होंने जैसे एक एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा CONH3 का 6 और बाहर मैंने रखा Cl3। दूसरा कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 5 Cl और बाहर हमने रख दिया Cl2। उसके बाद तीसरा लिखा CONH3 का होल 4 Cl2, बाहर रख दिया हमने Cl। और चौथा कॉम्प्लेक्स जिसको हमने बोला CONH3 का होल 3 Cl3 और बाहर कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है एकदम। अगर यदि हमें इसके लिए हर कंपाउंड में ये देखना है कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें ज़्यादा होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये अगर यदि किसी सॉल्यूशन में जाएगा तो ये डिसोसिएट भी होगा, डिसोसिएट होगा। अब कितना डिसोसिएट होगा, तो हम आयंस देखते हैं। जो काउंटर आयन है वो डिसोसिएट होते हैं, अपने आयंस जनरेट करते हैं। कितने क्लोरीन है, तो हम कहेंगे 3 क्लोरीन्स प्रेजेंट है। 3 क्लोरीन्स है, मतलब 3 आयंस तो यहाँ से जनरेट होंगे, 3 आयन तो यहाँ से जनरेट होंगे, और एक चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक चार्ज तो यहाँ होगा और 3 ये होंगे, तो टोटल कितने आयंस हो गए? यहाँ पे 4 आयंस यहाँ पर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने आयंस हैं, तो 2 क्लोरीन है, तो 2 Cl माइनस 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए एक आयन और 2 Cl, दैट इज यहाँ पे 3 आयंस है। यहाँ पे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एक भी नहीं। और जितने ज़्यादा, इन्होंने क्या बोला, जितना ज़्यादा आयन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब मेरे पास में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो मुझे अगर ऑर्डर लिखना पड़ा तो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर है एकदम। एक दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब अगर यदि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है, उसके अंदर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। कितने आयंस प्रेसिपिटेट बनेंगे? जैसे हमने यहाँ पे कहा CONH3, बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो बहुत हो सकते हैं, हमने बार बार यही रिपीट किया है क्योंकि सेम जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो सारे सेम ही कर लेते हैं। 6 Cl3, अगर यदि ये AgNO3 के साथ में एक्सेस में अगर यदि ये रिएक्शन दे रहे हैं तो क्या बनेगा? हमें भी पता है सिल्वर है वो हमेशा क्लोरीन देखेगा, तो क्लोरीन देखते ही AgCl के पीपीटी बनाएगा। कितने पीपीटी बनाएगा? तो हम कहेंगे यहाँ से 3 मोल्स बनेंगे AgCl के। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा तो क्लोरीन को लेके चला जाएगा Cl, Ag, क्लोरीन को Ag लेके चला जाएगा तो AgCl, 3 मोल्स बनेंगे। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकते हैं, वो कह दे 3 मोल AgCl बन रहे हैं, तो बताओ उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करके दिखाओ। कैसे? देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दिया कि मेरे पास एक कोई भी कंपोनेंट है, उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है, 6 अमोनिया है, ठीक है। अगर यदि मैंने इसकी AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई, AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई, AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई, तो पहले केस में मेरे पास 3 AgCl बन रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं। दूसरे केस में मेरे पास 2 मोल AgCl बन रहे हैं। तीसरे केस में 1 मोल AgCl बन रहे हैं। और एक केस और कह दे कि AgNO3 को डाला तो उसके अंदर कोई पीपीटी नहीं बने, AgCl के कोई पीपीटी नहीं बने, और कह दे बनाओ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होगा। अब देखो इसमें कह रहा है 3 AgCl बने हैं, तो इसका मतलब 3 क्लोरीन बाहर होंगे, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना दो। क्या बनेगा? CONH3 6 और बाहर चला गया Cl3, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो गया? ये हो गया।
अगर यदि वो कह देता है 2 मोल्स बन रहे हैं तो मतलब 2 क्लोरीन बाहर है, 1 क्लोरीन अंदर है। अगर यदि वो कह रहे हैं कि 1 ही मोल बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब बाहर 1 ही क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके का उससे एप्लीकेशन पूछा भी जा सकता है, एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो इसे ध्यान से रीड करना है। ये जितना भी ओवरव्यू था वो सारे का सारा वर्नर थ्योरी पे बेस्ड है। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया? पक्का? तो ये थी हमारी वर्नर थ्योरी, जिसमें हमने डिफाइन किया किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन किया, कैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।